नमस्कार। एक ऐसा बगीचा कितना खूबसूरत होता है, इसमें गुलाब, चंपा, चमेली जैसे अनगिनत फूल एक साथ रहते हैं। रूप, सुगंध और सौंदर्य में अलग होने के बावजूद भी वे एक ही बाग के अंग होते हैं। हमारा देश भी ठीक वैसा ही है। यहाँ विभिन्न धर्म, जाति और संप्रदाय के लोग रहते हैं। उनकी धार्मिक मान्यताएं भले ही अलग हों, लेकिन इनमें गजब की एकता है। यही हमारे देश की खूबसूरती भी है। आज इन्हीं विषय पर विमर्श करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आरडीएस कॉलेज के इतिहास के प्राध्यापक डॉक्टर संजय कुमार सुमन सर और उसी कॉलेज के राजनीति विज्ञान के प्राध्यापक डॉक्टर रजनीकांत पांडे सर। आज ये इस विमर्श में हमें बताएंगे कि हमारे देश में विविधताओं के बीच एकता और इतिहास कैसे शुरू हुआ और कैसे कायम है, इस पर यह विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सर, डॉक्टर संजय सर, हम यह जानना चाहेंगे कि हमारे देश में अनेकता में एकता की भावना कब से आई? विविधता में एकता की अवधारणा आधुनिक कालीन मानी जाती है या मानी जा सकती है। जब प्राचीन काल के इतिहास को देखते हैं, मध्यकाल के इतिहास को देखते हैं, उस समय की संस्कृति को देखते हैं, तो हमारे जो भी सोर्सेज हैं उनमें विभिन्न धर्मों के बीच, विभिन्न संप्रदायों के बीच, विभिन्न भाषाओं के बीच एक समन्वय का प्रमाण मिलता है। उत्तर ऋग्वैदिक काल में हम की जो सामाजिक सांस्कृतिक दशा थी, उत्तर वैदिक काल में आते हैं, थोड़े धार्मिक मतभेद उभरने शुरू होते हैं। इसके बाद आते हैं जब बौद्ध धर्म का उदय होता है, इसका विकास होता है, तो कहा जाता है कि वैदिक कर्म कांडों के खिलाफ बौद्ध धर्म की का जो उपज है उसकी प्रतिक्रिया थी। तो यह दर्शाता है कि कहीं न कहीं समाज में वो आपसी सामंजस्य में कमी आ रही थी, और इसी को दूर करने का अभिलेखीय प्रमाण सम्राट अशोक के अभिलेख में मिलती है। जब हम गिरनार अभिलेख को देखते हैं, जब सप्तम अभिलेख के नाम से जाना जाता है, या उसके 13वें अभिलेख को, जो भी सम्राट अशोक का अभिलेख हैं, जब वो कहता है कि सभी धर्मों के प्रति समभाव रखना चाहिए, वह जितने भी संप्रदाय हैं सबों के साथ आपसी सहिष्णुता के साथ मिलकर रहने की बात करते हुए वह धम्म की स्थापना करता है, धम्म की बात करता है। और वह धम्म और कुछ नहीं, एक आचार संहिता है, और उसके माध्यम से विभिन्न धर्मों में सद्भाव कैसे स्थापित हो, कैसे हम लोग रहें, कैसे बड़ों का आदर करें, कैसे विभिन्न धर्मों का सम्मान करें, इसका अभिलेखीय प्रमाण अशोक में मिलता है। और उसके बाद क्रमशः यह आगे बढ़ती चली जाती है। चाहे हम शुंग काल का अभिलेख देखें, कुषाण काल का अभिलेख देखें, गुप्त काल का अभिलेख देखें, किसी न किसी रूप में सभी अभिलेखों में या साहित्यिक स्रोतों में विविधता को सम्मान करने की बात कही गई है, चाहे वो धर्म के स्तर पर हो या संप्रदाय के स्तर पर हो। और इसका एक अलग प्रमाण, जो जब भारत में इस्लामी शासन प्रारंभ होता है, भक्ति काल का उदय होता है, तो वो जो काल देखते हैं, वह जिसको हम गंगा जमुना संस्कृति के नाम से भी कहते हैं, उसमें जब आके देखते हैं, कबीर के विचारों को देखते हैं, रामचरितमानस या तुलसीदास के विचारों को देखते हैं, तुलसीदास के विचारों को देखते हैं, जायसी के विचारों को देखते हैं, तो लगेगा कि जैसे पूरा भक्ति काव्य या भक्ति आंदोलन प्रेम पर बल देता है, और वह प्रेम पर बल देना ही विविधता का सम्मान है। इसमें एक और मैं जोड़ना चाहूँगा, जो भारत की शक्ति है, हम सभी जानते हैं 1947 में देश आज़ाद हुआ। उसके पहले ही 1888 में जॉन एस्टेची नामक एक अंग्रेज थे, जिन्होंने अपनी व्याख्यान को इंडिया नामक पुस्तक में
लिखा है। वो कहा करते थे कि भारत अतीत में कभी था न अतीत में आगे रहने की संभावना है, लेकिन हम आज भी देख रहे हैं भारत जहाँ था वहाँ है। और यह जो है इसका जो सबसे बड़ा कारण है वह है विविधता में एकता का सम्मान। वही विविधता बड़ी जो संस्कृति है और उसका जो हम लोग सम्मान करते हैं वही एक बिंदु है जिसके कारण हम आज भारत एक है। इसके साथ एक और इतिहास में हम देखते हैं, इतिहास में मैं देखता हूँ कि प्राचीन काल में देखते हैं शक आए, पहलव आए, यूनानी आए, ईरानी आए, फिर कालांतर में इस्लाम भी आया। अगर एक वक्त एक शब्द में कहा जाए तो भारत की मिट्टी में, भारत के निवासियों में एक आत्मसातीकरण की प्रवृत्ति है। आत्मसात हर चीज को अपना लेना, अपने में समाहित कर लेना, यह जो क्वालिटी है शायद भारत के अलावा और कहीं कम मिलता है। इसलिए जो लोग भी आते गए अपने में समाहित होते गए और वो विविधता को सम्मान हम लोग करते गए, जिसका परिणाम है कि आज हमारा भारत मजबूत है और आगे भी रहेगा, क्योंकि विविधता का सम्मान यहाँ लोगों के मिट्टी में है, लोगों के खून में है। ये अलग बात है कि तत्काल में कुछ कुछ और समस्याएं जिसका हम लोग फिर जवाब देंगे। अभी सर डॉक्टर संजय कुमार सुमन सर बता रहे थे कि हमारे देश में गंगा जमुनी संस्कृति रही है और यहाँ की मिट्टी में ही कोई बात है जो हमारी एकता उससे मजबूत बनती है। तो रजनीकांत पांडे सर बताएं कि आप किस रूप में देखते हैं हमारी एकता को, आज़ादी के से पहले, आज़ादी के दौरान और आज़ादी के बाद, इन दिनों में हमारी एकता कैसे मजबूत होती रही है और किस रूप में आप उसको देखते हैं, इसके बारे में बताएं। जी बिल्कुल। देखिए, अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखते हैं भारत की जो विविधता है जी, तो वसुदैव कुटुंबकम की जो अवधारणा है वो भारतीयता का मूल मंत्र रहा है। हमने कभी किसी को अपने से भिन्न माना भी नहीं, और जो गैर भारतीय परंपराएं बाहर से आई भी तो उसका भारतीय परंपरा इतनी अपने आप में समावेशी है कि उसने गैर भारतीय परंपराओं का ही भारतीयकरण कर दिया, तो वह भारतीयता के रंग में ही रंग गए। आज़ादी के दौरान भी हम देख सकते हैं जो हमारा संघर्ष रहा है वह इस संघर्ष के लिए नहीं था कि हम एक निर्बल राष्ट्र बनाएंगे या हम एक धर्म को अपनाएंगे। हमने हमेशा एक समावेशी और विविधता में एकता का एक अनुपम प्रयोग किया भारतवर्ष में, और यही कारण भी है कि आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो संविधान सभा है उसमें बहुत ही यह विवाद रहा कि हम कैसी पद्धति चाहते हैं। हम एकात्मक पद्धति की ओर जाएंगे जैसा कि ब्रिटेन में है, या हम संघात्मक पद्धति की ओर जाएंगे। तो हमने संघात्मक पद्धति को अपनाया। संघात्मक पद्धति को अपनाने का उद्देश्य भी यही था कि जो विविधता है उसको हम संघ की एक सूत्र के रूप में आबद्धीकरण कर लें। 1960 के दशक के बाद हम देख सकते हैं कि पाश्चात्य जो व्यवस्था है उसमें यह काफ़ी एक विमर्श उभर के आया कि जो अलग संस्कृतियां हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, अल्पसंख्यक जो हैं, उनको हम कैसे एक जो मुख्य धारा उसमें जोड़ा जाए। तो उसके विमर्श के उत्तर के रूप में आप देख सकते हैं कि उदारवादी परंपरा के अंतर्गत बहुसंस्कृतिवाद की अवधारणा उत्पन्न हुई, विभेदीकृत नागरिकता की अवधारणा उत्पन्न हुई, ताकि हम अलग अलग लोगों को, अलग अलग रंगों को, विविधता को एक साथ सूत्र में बांध कर हम एक एकीकृत व्यवस्था की ओर चलें। तो जो विविधता की एकता है यह भारतवर्ष की अपनी अपनी अवधारणा है, और निश्चित तौर से भारतवर्ष की जो जर्नी है, जो इसकी यात्रा है, हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से लेकर अभी वर्तमान दृष्टिकोण से भी लें। पहले प्रधानमंत्री हमारे नेहरू जी ने भी इस दृष्टिकोण को देखते हुए राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना की बात 1961 में कही, और इस दिशा में काफ़ी काम होते गए। और आगे भी, चूँकि हम अभी भी एक राष्ट्र राज्य के निर्माण की परंपरा में हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो और भी हम आगे धीरे धीरे अपनी विविधताओं को इस तरीके से संजोएंगे कि हम एक सशक्त और एकता के सूत्र में बनते चले जाएंगे। जी जी। तो आज़ादी के बाद की बात हम करें तो आज़ादी के बाद हमारी सामाजिक जो संरचना थी वह कैसी थी कि जिसमें हमारी एकता मजबूत हुई? उस समय की क्या संरचना थी समाज में, किस तरह की थी, इस पर बताएं। हाँ, आज़ादी के बाद जो सबसे मुख्य मुद्दा था भारतवर्ष के पास कि हम अब किस व्यवस्था को जन्म देने जा रहे हैं, हम किस व्यवस्था को अपनाना चाहते हैं, या जिन लोगों ने आज़ादी के संघर्ष में जो अपना योगदान दिया है उन्होंने कैसे भारत की कल्पना की। तो उस कल्पना में ही इस प्रश्न का उत्तर है कि हमने एक ऐसी कल्पना की है
कि एक समावेशी राष्ट्र की स्थापना हो। उस समय इतनी विविधताओं के बीच भी हमारी आपसी एकता कैसे पल्लवित पुष्पित होती गई, कैसे हम मजबूत होते गए, इस पर थोड़ा विस्तार से आप बताएं। जहाँ तक अब यहाँ का पक्ष व्यवहारिक पक्ष शुरू होता है, मैं कहूँ तो एक साहित्यिक पक्ष था, सोर्सेज का था इतिहास में, मैंने उसको देखा कि विभिन्न अभिलेखों में, विभिन्न साहित्यिक स्रोतों में, चाहे प्राचीन काल का हो, मध्यकाल का हो, किसी भी स्रोत में किसी भी धर्म का अपमान करने की बात नहीं कही गई है। साधारणतः रूप से कहीं नहीं है, सोर्सेज में कहीं नहीं है। जब इसी को व्यवहार में आते हैं और प्रैक्टिस आते हैं तो प्राचीन काल में जो हो, मध्यकाल में भी और आज के तारीख में तो हम देखते ही हैं। तो प्राचीन काल के संदर्भ में एक है, जैसे हम लोग परिवार में रहते हैं, एक परिवार में 5-6 बच्चे हैं, 5-6 लड़के हैं, सबको एक सम सुविधा नहीं मिलती है, किसी को अधिक सुविधा मिल पाती है, किसी को कम मिलती है, किसी को अधिक मिल पाता है, फिर भी लोग मन में उसको दबा के रखते हुए एक रहते हैं, क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं होते हैं। अगर हम प्राचीन काल में देखते हैं तो जो वर्णाश्रम धर्म है, जो मनुस्मृति है, स्मृति ग्रंथ है, उन ग्रंथों में बहुत अच्छी बातें हैं, तत्कालीन समाज की झांकी भी है, लेकिन साथ में बंधन भी है, और जो बंधन है उसको उस समय तोड़ने का कोई स्कोप नहीं है, कोई क्षेत्र नहीं है। लेकिन आज भारतीय संविधान द्वारा, हमारे राजनेताओं द्वारा, हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा वो अधिकार दे दी गई है, अधिकार मिला है, अवसर की समानता मिली है, जिसमें उन बंधनों को तोड़कर हम आगे बढ़ सकें। और यह अवसर पहले नहीं था, लेकिन उन्हीं व्यवस्थाओं में लोग मिलजुल कर रहते थे, अपनी जीविका का पोषण करते थे, और उसी को हम लोग आज विविधता में एकता करके गौरवान्वित महसूस करते हैं। जबकि मेरा स्पष्ट मानना है कि यह साहित्यिक में जो भी हो, लेकिन व्यवहार में पहले विविधता में एकता में सम्मान पहले भी कम था, आज भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और यह भारत के भविष्य के लिए, एक मजबूत राष्ट्र के लिए, आने वाले समय के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में स्थापित होगा। जबकि यह सत्य है कि जब तक हम विभिन्न धार्मिक भावनाओं को, उनकी सांप्रदायिक भावनाओं को, उनकी संस्कृतियों को, उनके रंग को, उनकी भाषा को हम सम्मान नहीं देंगे, तब तक भारत मजबूत राष्ट्र के रूप में नहीं उभर सकता है। और हमें हर हाल में ऐसे चुनौतियों का जवाब देने के लिए हमें अतीत में जाना होगा, और अतीत के जो धरोहर है जिसमें कुछ कमियां भी हैं, उनमें कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। कबीर ने कहा था कि प्राचीन काल, अतीत काल का सब कुछ बुरा नहीं होता और आधुनिक काल का सब कुछ अच्छा नहीं होता। तो ऐसा नहीं कि अतीत में सब कुछ बुरा हुआ, मैं स्वर्णिम मूल्य हैं, हीरे हैं, मोती है, उनको एक माला में पिरो कर कैसे हम समाज को बेहतरी के लिए आगे बढ़ें, उसका उपाय करना है। लेकिन आज इसके व्यवहार में उल्टा हो रहा है। हम दूसरे के संस्कृतियों पर आक्षेप कर रहे हैं कि आपने ये किया, आपने वो किया, और इसी तरह अन्य भी कटु इतिहास हैं। और उस कटु इतिहास पर अगर हम ध्यान देंगे, खोजेंगे, हर वर्ग खोजना शुरू करेगा, हर जाति के लोग खोजना शुरू करेंगे, तो शायद जिन भारत का स्वर्णिम कल्पना, बेहतर कल्पना महात्मा गांधी ने की थी, नेहरू ने की थी, हेडगेवार तक ने की थी, या पटेल ने की थी, लोहिया ने की थी, अंबेडकर जी ने की थी, उनके सपनों को हम शायद पूरा न कर पाए अगर हम अतीत के कुछ इतिहास को, वैसे इतिहास को ढूंढने लगे जो समाज में कटुता फैलाती हो, जो समाज में द्वेष पैदा करता हो। हमको आगे देना है, अपवार्ड लुकिंग देखना है, न कि बैकवार्ड लुकिंग, और भारत के लिए वही अच्छा होगा, अपवार्ड लुकिंग।
रजनीकांत पांडे जी, अभी डॉक्टर संजय सुमन बता रहे थे कि धर्म के प्रति सम्मान और भाषा के प्रति सम्मान ये हमारी एकता का प्रमुख पक्ष है। आप इस पर क्या कहेंगे? इससे इतर भी कुछ और चीज़ें हैं या फिर हमारा सम्मान करने का जो भाव है वही एक प्रमुख कारण है जो हम इतने विविधताओं के बीच भी एक बने हुए हैं? आपकी इस पर क्या राय है? देखिए, जहाँ तक संप्रदाय की बात है या धार्मिक हस्तक्षेप की बात है, तो भारतवर्ष का इतिहास हमेशा से धार्मिक सहिष्णुता की ओर हमारा ध्यान खींचता है। चाहे आप अकबर की नीतियों को देख लें या आज भारत का वर्तमान संविधान देख लें, संविधान सभी को अपने पद्धति के प्रयोग की अनुमति देता है। दूसरी बात यह है कि हमने आबद्धीकरण किया है। हमने जिस तरीके से अपने संविधान को आबद्ध किया, जिस तरीके से हमने उसका प्रारूप बनाया है, उसमें देखिए समानता के भाव हैं, उसमें स्वतंत्रता के भाव हैं, बंधुत्व की बात है, एकता और अखंडता की बात, और इन सबसे परे व्यक्ति की गरिमा के साथ न्याय की बात है। तो अब महत्वपूर्ण विषय ये हो जाता है कि अगर कभी किसी मुद्दे पे राष्ट्र की एकता और अखंडता को चुनौती मिलती है, तो ऐसी स्थिति में अगर हम किसी भावना को अगर न्यून करने की कोशिश करते हैं, उसको हम थोड़ा देर के लिए अगर हम उसकी अनदेखी करते हैं, तो हम इसको इस आधार पर यह नहीं कर सकते कि धार्मिक हस्तक्षेप है या कोई तुष्टिकरण की नीति है। दरअसल उसका जो उद्देश्य है वह इतना व्यापक कि हम उसमें यह देख सकते हैं। जैसे अगर हम न्याय की बात करें, तो न्याय के लिए भी हमें कभी कभी सकारात्मक असमानता की स्थापना करनी पड़ती है। जैसे अगर हम देखते हैं कि कई जगहों प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए हम समानता के जो सिद्धांत है उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं, लेकिन जो उसका उद्देश्य है वह एक बेहतर न्याय की स्थापना करना है। तो उस आधार पर हम ये कहते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये सारी चीज़ें जो हैं भारत के लिए बहुत ही नवीन रही। 16 महाजनपदों का काल देख लें या हम उससे पहले भी देख लें, सभा, समिति, रिपब्लिक, लोकतांत्रिक मूल्य, ये हमारे यहाँ शुरू से ही स्थापित रहे। हम इससे मतलब बिल्कुल परिचित ना हो ऐसी बात नहीं थी, ये हमारी परंपरा में रही हैं चीज़ें। इसी क्रम में अमर्त्य सेन ने भी अपनी पुस्तक आइडेंटिटी एंड बैलेंस में कहा है कि भारत और एशिया के देशों से ज्ञान जो है पाश्चात्य देशों के पास जाता है और वो उसे फिर से एक नए प्रारूप में हमारे सामने प्रस्तुत कर देते हैं, जिसे उन्होंने बूमरंग इफेक्ट के रूप में परिभाषित भी किया है। तो भारतीय परंपरा अपने आप में इतनी सहिष्णु है। आप इतिहास देखिए, 5000 सालों का इतिहास रहा है। हमने कभी किसी पे आक्रमण नहीं किया, कभी हमने किसी के ऊपर आक्षेपण नहीं लगाया कि आप हमारी परंपरा को या हमारे वर्चस्व को स्वीकार कर लें। तो यह बताता है कि भारत एक शांति प्रिय देश है और शांति की स्थापना ही तभी होती है जब हम अनेकता को, विविधता को स्वीकार करते हैं। मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा। आपने जो चर्चा की संविधान के प्रस्तावना के आलोक में, यह आदर्श वाक्य है। आदर्श और यथार्थ में सर्वदा अंतर रहा है। आज भी हम देखते हैं बड़े बड़े विद्वानों को, नेताओं को, बुद्धिजीवियों को कि कथनी और करनी में अंतर होता है, और कथनी और करनी में समानता स्थापित पूर्णतः न हो, कम कुछ तो हो। वैसे शक्ति जो हमारी विविधता को खंडित कर रही है उस पर प्रहार तो हो, उसको रोकने का काम तो हो। और यही रोकने का काम नहीं हो रहा है तो धीरे धीरे समाज में कटुता फैलती जाती है। आज हम देख रहे हैं किसी की हत्या हो जाती है जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, वर्ग के नाम पर, और हम लोग कहते हैं कि ये लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है। वह केवल लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है, वह विवेकता में एकता को खंडित करने वाली बात है। हमको उस पर भी ध्यान देना चाहिए, चाहे आने वाली सत्ता हो, आने वाली सरकार हो, या जो वर्तमान सरकार में है, या जो निवासी हम लोग हैं। मैं तो बार बार कहता हूं, जब एक बाप का जन्मा 5 पुत्र जब एक नहीं रह सकता है, संपत्ति के लिए आपस में लड़ सकता है, फिर बाकी को क्या विचारते हैं? फिर जाति कहां गई और धर्म कहां गई? इस रूप में अगर हम देखें तो जो व्यवहार है और प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं वो लाना पड़ेगा भिन्न धर्मों का सम्मान का। और एक बड़ी बात है, मैं बार बार बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं, सदा सत्य बोलो, या समानताओं के बाद विविधताओं में एकता की बात, झूठ मत बोलो। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है,
जैसे जैसे उसकी समझ विकसित होती है, उसी अनुपात में उस बच्चे में बुराइयां प्रवेश करती है, उसी अनुपात में बच्चा झूठ बोलने लगता है, उसी अनुपात में बच्चा बेईमानी करने लगता है, उसी बात में बच्चा व्यभिचार में संलग्न होता है। मतलब क्या कि दोष बच्चा नहीं है, दोष उसके अभिभावक हैं, तो उसका समाज है। आज विभिन्न चरणों पर देखिए बच्चों को तरह तरह की बात कहते हैं, बच्चे हमारे भविष्य हैं, बच्चे हमारे भविष्य हैं। बच्चे सीखते किससे हैं? अतीत से या वर्तमान से? बच्चे सीखते हैं वर्तमान से, अतीत से प्रेरणा लेते हैं और सीखते हैं वर्तमान से। और सिखाने वाले कौन है? वही बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट हो, राजनीतिक कार्यकर्ता हो, नेता हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर जो भी हो, वो बड़े से सीखते हैं। और क्या सीखते हैं फाइनली? वही कुछ अच्छे बनते हैं, कुछ बुरे बनते हैं। इस तरह हर जगह दो रास्ते होते हैं, गलत है, अच्छा है, लेकिन अच्छे की ओर जाने वाले कम है, गलत की ओर जाने वाली की संख्या आजकल युवाओं में ज़्यादा बढ़ गई है। और वह विभिन्न विचारों में, विभिन्न कहिए गलत विचारों में, बहकावे में ये उनसे खो जाता है कि सही और गलत का पहचान कर नहीं पाता है। और वह उन्हीं की कार्यकालों में समझ होता है जो हमारी विविधताओं को प्रहार करता है। और ऐसे प्रहार को रोकने के लिए न केवल अभिभावक की ज़रूरत है, समाज की भी ज़रूरत है, और हमारे जो भी अभिभावक हैं उनके और कथनी और करनी में समानता स्थापित करने की आवश्यकता है। तभी भारत एक मजबूत राष्ट्र की ओर अग्रसर होगा। अभी डॉक्टर संजय सर ने बहुत अच्छी बात कही। अब रजनीकांत जी, मैं ये जानना दर्शकों को यह आप बताएं कि जो भारतीय राजनीति में जो अनेकता में एकता की जो स्थिति रही है, यानी एकता को कायम रखने के लिए राजनीतिक स्तर पर क्या कुछ प्रयास किए गए, इस पर थोड़ा बताएं। बिल्कुल, निश्चित तौर से। देखिए, जैसा कि सर ने भी जो बात कही, अगर हम उसको थोड़ा और गहराई से देखने की कोशिश करें तो सामाजिक व्यवस्था और राजनीतिक संस्थाएं, इन दोनों की अंतःक्रिया के रूप में ही समझा जाना चाहिए। जैसे अगर हम संवैधानिक दृष्टिकोण से, जैसे आदर्श वाक्य तो है हमारे, आदर्श वाक्य में हमें कहीं कोई समस्या नहीं है, समानता की बात है, स्वतंत्रता की बात है। लेकिन सामाजिक व्यवस्था में हम जाति प्रथा देखते हैं, सामाजिक प्रणाली में हम बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की अवधारणा देखते हैं, सामाजिक प्रणाली में भी हम पुरुष और स्त्री का भेद देख सकते हैं। पूरा का पूरा आप देख सकते हैं नारीवादी विमर्श इस बात पे है कि जो असमानता है परिवार से लेके जहाँ हम काम करते हैं। लेकिन भारतवर्ष ने कभी भी, जो भारतीय राजनीतिक प्रणाली है, उसका जो एक उद्देश्य है कि हम एक समतामूलक, एक समावेशी राष्ट्र के रूप में भारत को स्थापित करना है। और उसके आधार क्या होंगे? उसके आधार होंगे हमारे देश की लोकतांत्रिक परंपरा और राज्य का हस्तक्षेप। तो राज्य हस्तक्षेप कैसे करता है समाज में? राज्य समाज में हस्तक्षेप करता है सार्वजनिक नीतियों के माध्यम से। आप देख सकते हैं कि जो भारतवर्ष की सार्वजनिक नीतियां हैं, उनका पूरा का पूरा अगर अवलोकन करते हैं तो आप देखेंगे कि उनका उद्देश्य है कि कैसे हम अधिकतम स्तर तक लोक कल्याणकारी योजनाओं को, लोक कल्याणकारी की जो अवधारणा है उसको स्थापित कर सकें। तो ऐसे लोग जो मुख्य धारा में विकास से कहीं पिछड़ गए, कहीं पीछे रह गए, तो उनके उत्थान के लिए आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तमाम प्रकार की जो योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, उनको चलाया जाता रहा है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं MG नरेगा का जो एक उदाहरण है कि कैसे काम के अवसर जो हैं हम उसको गांव के सबसे निम्न स्तर तक लेके चले जाएं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भारतीय राजनीतिक प्रणाली जो है वह सार्वजनिक नीतियों के माध्यम से जो भी असमानता रही है या जो भी हम देख सकते हैं विविधता रही है, उसको एक विकास में, एक लोकतांत्रिक ढांचे के रूप में सशक्त करते हुए, एकता के सूत्र में बांधते हुए, साथ ही साथ सांप्रदायिकता हो गया या जातिवाद हो गई, इसको भी कहीं ना कहीं न्यून करने के लिए, न्यूनतम करने के लिए लगातार बिल्कुल बिल्कुल आपने सही पक्ष रखा है। और जो विविधताओं के बीच एकता जो हम कायम रहने की जो हमारी परंपरा है, उस पर आपने विस्तार से चर्चा की। और डॉक्टर संजय कुमार जी ने भी विस्तार से बताया। हम अपनी प्राचीन परंपरा से लेकर और अब तक की जो स्थिति है, उसमें जो हमारी विविधता में एकता जो लगातार बनी हुई है और लगातार मजबूत हो रही है, इस पर बहुत बेहतर तरीके से इस विमर्श में बातें रखी गई हैं। और मैं इसके लिए डॉक्टर संजय कुमार जी और डॉक्टर रजनीकांत जी का आभार प्रकट करता हूं कि वे यहाँ आए और दर्शकों को राष्ट्रीय एकता, विविधता में एकता और उसके इतिहास पर
इतनी समग्र रूप से जानकारी दी। दोनों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।